अवध में हुए एक आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? सी, सरकार को लगान देना बंद करना। एक आंदोलन 1920 के दशक में शुरुआत में अवध के क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके नेतृत्व मदारी पासी नामक एक स्थानीय नेता ने किया था। मुख्य कारण यह आंदोलन मुख्य रूप से अत्यधिक लगान वसूली, लगान 50% से अधिक और जमींदारी के अत्याचार के विरोध था। आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कि किसान बढ़ी हुई दर पर लगान देना बंद कर देंगे और केवल निर्धारित लगान ही अदा करेंगे। विस्तार: यह आंदोलन बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर जैसे जिलों में फैल गया था, जिसमें छोटे जमींदार भी शामिल थे। यानी कि एक आंदोलन कहाँ हुआ था? 1920। इसके कौन थे? मदारी पासी स्थानीय नेता थे। मुख्य कारण क्या था? लगान वसूली, 50% से अधिक, जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तुत सहायक संधि को अपनाने वाले प्रथम मराठा कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि नीति लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 से 1805 ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली शुरू की गई थी। प्रथम मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय पहले मराठा सरदार थे जिन्होंने इस संधि को स्वीकार किया था। यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय पहले मराठा थे जिन्होंने इस संधि को स्वीकार किया था। बसिन की संधि 1802 में बसिन की संधि के तहत सहायक संधि को स्वीकार किया गया। संधि की शर्तें: इस संधि के तहत भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र ब्रिटिश कंपनी को सौंपनी पड़ती थी और बदले में कंपनी उसकी बाहरी आक्रमणों से रक्षा करती थी। कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि कौन मराठा किए थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय। भारत में सिविल सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था को सैद्धांतिक रूप से किस वर्ष मान्यता दी गई? किस वर्ष? 1853 ईस्वी में मान्यता दी गई। तो चार्टर एक्ट 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से नागरिक सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया। मैकाले समिति इस प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन की देखरेख के लिए मैकाले अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 के वुड डिस्पेच के प्रावधानों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्चतर शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाने की वकालत की और इसने महिलाओं की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी होगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है। तो इसने उच्चतर शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाने की वकालत की और इसने महिलाओं की शिक्षा के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रोत्साहित किया। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो सबसे पहले तो वो वाला क्वेश्चन में जो है ना, महिलाओं की शिक्षा व्यवसाय, ठीक है, उच्चतर शिक्षा। और एक चीज़ और है जो इसमें कहा गया कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया गया, और यानी कि जिसके अनुसार शिक्षा केवल उच्च वर्गों को दी जाए और उसे छन कर आम लोगों तक पहुँचे को खारिज कर दिया गया। ये वाला सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। विश्वविद्यालय की स्थापना इसके आधार पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रसिद्ध विक्रमशिला की स्थापना का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? धर्मपाल। विक्रमशिला का धर्मपाल है जो 8वीं शताब्दी में की गई थी। ये कहाँ? धर्मपाल भागलपुर में स्थित है। भागलपुर में स्थित है। यह नालंदा के बौद्ध शिक्षा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मुस्लिम मुक्ति टैक्स कार्रवाई दिवस। तो कांग्रेस के मंत्रालयों का त्याग, इसका आंसर हो जाएगा बी। पहले 3 हो जाएगा। 3 कांग्रेस मंत्रालयों का त्याग पत्र। तो पहला हुआ था कांग्रेस का मंत्रालयों का त्याग पर जो 1939 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के भारत को बिना सहमति के शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस प्रांतीय सरकार ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हुआ था मुस्लिम मुक्ति दिवस। मुस्लिम मुक्ति दिवस हुआ था 22 दिसंबर को, जो कि
अक्टूबर में हुआ था कांग्रेस मंत्रालयों का त्याग पर, और 22 दिसंबर 1939 को हुआ था मुस्लिम मुक्ति दिवस। कांग्रेस के इस्तीफे से प्रसन्न होकर मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। उसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा जो कि 1940 अक्टूबर 1940 में हुआ था। गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे। उसके बाद हुआ था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जो कि 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया, जिसके कारण व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को मिलान करें। नरसिंह वर्मन, सोम्बियन महादेवी, लोक महादेवी, कुलोतांग प्रथम ये शासक है और इसके निर्माण। तो क्या हो जाएगा, नरसिंह वर्मन जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। नरसिंह वर्मन मामल्लपुरम स्थित शैलकृत गुफाएं किए थे निर्माण। मामल्लपुरम स्थित शैलकृत गुफाएं नरसिंह वर्मन। सेम्बियम महादेवी वो किए थे 2, यानी कि अनंगपुर स्थित अगस्तेश्वर मंदिर। अगस्तेश्वर मंदिर, अनंगपुर स्थित अगस्तेश्वर मंदिर, सोम्बियन महादेवी। उसके बाद लोक महादेवी पट्टडकल स्थित विरूपाक्ष मंदिर। लोक महादेवी पट्टडकल स्थित विरूपाक्ष मंदिर। कोलुतांग प्रथम ये चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर। चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इल्तुतमिश द्वारा बिहार में नियुक्त किया गया पहला सूबेदार कौन था? मलिक जानी था। तो ये सर्वोदय वाला जो था, महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का गुजराती में अनुवाद किया और उससे सर्वोदय शीर्षक दिया था। सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ सभी का उदय। महात्मा गांधी ने सर्वोदय का अर्थ ऐसे समाज का निर्माण था जहां हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी गरीब या कमजोर क्यों ना हो, उत्थान हो। उनको समाजवाद और आध्यात्मिक और अहिंसक रूप था। बाद में विनोबा भावे ने इस विचार को आगे बढ़ाया और भूदान आंदोलन के माध्यम से इसे व्यवहारिक रूप दिया। ठीक है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा बिहार में नियुक्त किया गया पहला सूबेदार था मलिक जानी। बिहार पर विजय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और इवाज का पराभव उसने राजमहल के पहाड़ियों के पास हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया, जिसने बिहार पर अपना अधिकार छोड़ दिया। ठीक है। प्रथम प्रतिनिधि की नियुक्ति इस विजय के बाद इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली सल्तनत के पहले सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 से 28 की अवधि में क्रांतिकारी गतिविधियों में फिर से उभरने के प्रमुख कारण माना जाता है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की स्थगित करना। तो 1922 में चोरी चोरा कांड जो हुआ था, उस गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक से वापस ले लिया। युवा इससे निराश हो गई और आंदोलन और इस निर्णय से देश के युवाओं में आंदोलन की सक्रिय रूप भाग ले रहे थे, जो निराशा और हताशा फैल गई। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इस मोहभंग के कारण क्रांतिकारी और हिंसक गतिविधियों की ओर आकर्षित हुए, जिसने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जैसे संगठन का उदय हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का मुख्य उद्देश्य सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण हेतु संवैधानिक तंत्र विस्तृत करना। तो पृष्ठभूमि 1946 में भारत आया था ये कैबिनेट मिशन। इसके सदस्य पैथिक लॉरेंस, अन्य 2 सदस्य स्टेफन क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। प्राथमिक उद्देश्य था कि भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए संवैधानिक ढांचा तैयार करना, अंतरिम सरकार की स्थापना करना। परिणाम मिशन के प्रयासों के फलस्वरूप भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया। 1586 में मानसिंह ने कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के सामने आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। तो इन दोनों ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह गलत क्यों है पहला। तो 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था, ना कि भगवान दास। यानी यहाँ भगवान दास नहीं होगा, मानसिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1586 में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर से संधि करने और समर्पण के लिए भगवान दास ने सफलतापूर्वक मनाने के लिए समर्पण के लिए करने का कार्य राजा भगवान दास ने सफलतापूर्वक किया था, ना कि मान सिंह। यानी कि ये दोनों उल्टा है, उल्टा। यहाँ हो जाएगा मान सिंह, यहाँ हो जाएगा भगवान दास। यानी कि 1586 में मान सिंह भगवान दास ने, यहाँ मान सिंह नहीं, भगवान दास ने कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के सामने आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। और हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह की सेना ने महाराणा प्रताप की से युद्ध किया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1760 में इंग्लैंड में शुरू हुई थी। और इंग्लैंड में ही शुरू होने के कई ठोस कारण थे, जैसे कि इंग्लैंड के पास कोयले लोहे के विशाल भंडार थे, मशीनें इंजनों के निर्माण के अनिवार्य थे। तो इसलिए जो है इंग्लैंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन और पावर लूम जैसे आविष्कारों ने उत्पादन की गति को कई गुना बढ़ा दिया। इंग्लैंड के पास दुनिया भर में उपनिवेश जैसे भारत थे, जहां उसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तैयार माल बेचने के लिए एक बड़ा बाजार की उपलब्धता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रीजनिंग का है, तो ये चीज़ हम बाद में देखेंगे क्या इसका हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का छोड़ करके तो पहले हम इसका देख लेते हैं कि आविष्कार और आविष्कारक। जैसे फ्लाइंग शटल, तो इसके आविष्कारक कौन थे? जॉन के, 1733। फ्लाइंग शटल जॉन के 1733। फ्लाइंग शटल जॉन के 1733। स्पिनिंग जेनी जेम्स हारगिब्स 1764। स्पिनिंग जेनी जेम्स हारगिब्स 1764। वास्प इंजन जेम्स वाट 1769। वास्प इंजन जेम्स वाट 1769। वास्प इंजन जेम्स वाट 1769। पावर लूम एडमंड कार्टराइट 1785। पावर लूम एडमंड कार्टराइट 1785। उसके बाद सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी 1815। फिर से फ्लाइंग शटल जॉन के 1733। स्पिनिंग जेनी जेम्स हारगिब्स 1764। वास्प इंजन जेम्स वाट 1769। पावर लूम एडमंड कार्टराइट 1785। सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी 1815। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव हुआ था, उत्पादन में वृद्धि, परिवहन के साधन जैसे रेलवे का विकास हो गया था। नकारात्मक कुटीर उद्योग का विनाश हो गया था, झुग्गी जो बस्तियां जो है वो उदय और श्रमिकों का शोषण हो गया। क्रांति शब्द का प्रयोग, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान ब्लैंकी द्वारा किया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रांसीसी शब्द फ्रांसीसी विद्वान जो है ब्लैंकी ने सर्वप्रथम क्रांति शब्द दिया था। फ्रांसीसी विद्वान ब्लैंकी। तो सबसे पहले ये देखिए, फ्लाइंग शटल का जो आविष्कारक थे जॉन के थे। स्पिनिंग जेनी जेम्स हारगिब्स, स्पिनिंग जेनी जॉन हारगिब्स। फ्लाइंग शटल जॉन के। वास्प इंजन जेम्स वाट। पावर लूम एडमंड कार्टराइट पावर लूम। और सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी। क्रांति शब्द का प्रयोग ब्लैंकी जो कि फ्रांसीसी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का है, बाद में देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोध का मुख्य कारण क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था के अवरोध का मुख्य कारण क्या था? तो अकुशल कृषि व्यवस्था, कृषि की अकुशल हो जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाएगा, अकुशल कृषि व्यवस्था जो है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की एक बड़ी आबादी 60% अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। विकास में बाधा, भारत में कृषि व्यवस्था परंपरागत और अकुशल रही, जिसमें मानसून का अत्यधिक निर्भरता, छोटी जोत इत्यादि ये सभी जो है इसका कारण रहा है। भारतीय रुपये का अवमूल्यन आखिर बार किस वर्ष हुआ था? तो 1991। अवमूल्यन का अर्थ होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य अन्य विदेशी मूल्य की तुलना में कम कर दे। तो उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना, क्योंकि विदेशी बाजार में भारतीय सामान सस्ता हो जाता है, और आयात को हतोत्साहित, क्योंकि विदेशी सामान घरेलू बाजार में महंगा हो जाता है। भारत में अवमूल्यन, भारतीय अवमूल्यन अब तक 3 बार हुआ है। 1949 में पहली बार, दूसरा बार 1966 में, और तीसरा बार जो हुआ था वो अंतिम बार 1991 में, जो आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में किया था। तो यानी कि कब हुआ था? 1991 में। 1949, 1966, 1991। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के किस नियम का प्रयोग किया जाता है? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। यदि हम अपने दाहिने हाथ के एक विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें
दाहिने हाथ को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा की दिशा में हो। अंगूठा जो है वो करंट की दिशा में हो, ठीक है, धारा की दिशा में हो। और जो तो हमारी मुड़ी हुई उंगली जो है वह चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाएगी। और चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति और एक सीधे तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के और संकेंद्रित है। और धारा और क्षेत्र का संबंध, यदि धारा दिशा बदल जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त एक विद्युत धारावाही चालक इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है वो अंगूठा धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। सीधे तौर पर चुंबकीय धारा प्रवाहित के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों के रूप में हो। धारा का क्षेत्र का संबंध, यदि धारा की दिशा बदल दी जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करना होता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक के बल की दिशा ज्ञात। विद्युत मोटर में फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, विद्युत मोटर यहाँ देखिए वो विद्युत मोटर वाम है, तो वाम हस्त नियम जो है ये किसे हो जाएगा, वाम हस्त नियम विद्युत मोटर। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम जनरेटर जनरेटर दक्षिण तो वाम दक्षिण हस्त नियम क्या हो जाएगा, विद्युत जनरेटर। यह प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर बल की दिशा किस में हो जाएगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वो विद्युत मोटर। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या हो जाएगा, विद्युत जनरेटर। यह प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करता है। फैराडे का नियम क्या उससे हो जाएगा, फैराडे का हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। फैराडे का ये ट्रांसफार्मर और डायनामो से है। फैराडे का नियम ट्रांसफार्मर और दाएं हाथ की हथेली का नियम वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सोलेनोइड के लिए होता है। तो फ्लेमिंग वाम हस्त नियम किससे हो गया, वो विद्युत किससे हो गया, मोटर, विद्युत मोटर। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त हो गया तो जनरेटर, विद्युत जनरेटर। फैराडे का ट्रांसफार्मर और डायनामो। और दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या हो जाएगा, दाएं हाथ की हथेली वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी सोलेनोइड का। हंस क्रिश्चियन ऑस्टेराइड, इन्होंने ही सबसे पहले 1820 में खोज की थी कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हंस क्रिश्चियन ऑस्टेराइड, ठीक है। विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक है जो तब तक कार्य करता है जब तक उसमें धारा प्रवाहित होता है। इसका उपयोग क्रेन और इलेक्ट्रिक बेल में होता है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। उसके बाद 19 भारत के कोर उद्योग में निम्नलिखित में क्या शामिल है। कोर उद्योग में सभी हो जाएंगे, पेट्रोलियम, कोयला और विद्युत, सभी हो जाएंगे। कोर उद्योग की परिभाषा, कोर उद्योग वे प्रमुख उद्योग होते हैं जो किसी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास की नींव माने जाते हैं। इन उद्योगों का प्रदर्शन समग्र आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतन है। भारत में 8 कोर उद्योग है। भारत में 8 प्रमुख उद्योगों के कोर को उद्योग का दर्जा दिया गया, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, पेट्रोलियम, उर्वरक, इस्पात यानी स्टील, सीमेंट और विद्युत यानी बिजली। तो कैसे होगा, कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया यानी रिफाइनरी उत्पादन, उर्वरक हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, विद्युत हो गया। फिर से देखिए, कोयला, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, उसके बाद सीमेंट, स्टील, और उसके बाद सीमेंट, स्टील, उर्वरक हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, विद्युत, और लास्ट क्या हो गया, कच्चा प्राकृतिक गैस, ये सभी हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये देखिए क्या होता है, इसका महत्व क्या, महत्व औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में इन 8 उद्योगों का संयुक्त भारांक वेटेज 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन के संदर्भ में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार द्वारा दी गई थी। रोलिंग प्लान जनता सरकार द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान किसके द्वारा दिया, रोलिंग प्लान की अवधारणा गुरनाल मिटल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसमें प्रत्येक वर्ष योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और उसी आधार पर अगले वर्ष की योजना में संशोधन किया। भारत में 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले 1978 में समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 1978 से 83 रोलिंग प्लान लागू किया समाप्ति। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार के सत्ता में वापस आने पर इस योजना को समाप्त कर दिया गया और पारंपरिक पंचवर्षीय योजना को फिर से वापस कर दिया गया।
ये गुरनाल मिडल पर आधारित है। ये जनता पार्टी की सदस्य 1977 में किया गया था और ये जो कि 78 में लागू हुआ था और फिर समाप्त कर दिया। उसकी 83 की रोलिंग प्लान किया था लागू 78 से 83। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सत्ता वापस लेने के बाद ये योजना समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? तो ब्याज दर जो है राजकोषीय नीति का साधन नहीं है। करारोपण, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय ये सभी है। राजकोषीय नीति यह सरकार की आय, करारोपण, व्यय, सार्वजनिक व्यय से संबंधित नीति। इसका संचालन वित्त मंत्रालय द्वारा किया। इसके मुख्य उपकरण है करारोपण, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर और उसके बाद पब्लिक डेप्ट, सार्वजनिक ऋण, मौद्रिक नीति, व्यापार दर और मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। तो मौद्रिक नीति ब्याज दर जो क्या है, ब्याज दर मौद्रिक नीति का है, ना कि राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति में टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेप्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान करें। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक कद्दू, नर्मदा, अमरकंटक, प्रहारी, गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा नदी का हो जाएगा महाबलेश्वर, रावी, रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये हो जाएगा। नर्मदा या मध्य प्रदेश के अमरकंटक से और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। गोदावरी या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर के पास होता है। ठीक है, कृष्णा या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और रावी या सिंधु की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ना रावी, चिनाब, सतलज ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन, बी आंसर हो जाएगा। इसे हरित क्रांति का अग्रदूत माना। 1960 के दशक में भारत में बढ़ती खाद्य समस्या को दूर करने के लिए उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग किया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग के 20 में हरित क्रांति का जनक माना। उन्होंने मैक्सिको में गेहूं की ऐसी किस्में विकसित की जिसमें पैदावार कई गुना बढ़ गई। तो प्रमुख क्रांति देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन अरुण कृष्णन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन सेम पित्रोदा। रजत क्रांति मुर्गी या अंडा पालन इंदिरा गांधी। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन विशाल तिवारी। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज उत्पादन दुर्गेश पटेल। सुनहरी क्रांति फल और बागवानी निरपक्ष टूटेज। और इंद्रधनुष क्रांति इसका मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्र हरित, श्वेत, नीली, पीली आदि के एक साथ चलाना कृषि क्षेत्र में समग्र विकास था। सदाबहार क्रांति डॉक्टर स्वामीनाथन ने इस शब्द का प्रयोग परिस्थिति को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया था। तो फिर से देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन अरुण कृष्णन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन सेम पित्रोदा। रजत क्रांति अंडा या मुर्गी उत्पादन इंदिरा गांधी। लाल क्रांति मांस या टमाटर विशाल तिवारी। गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज दुर्गेश पटेल। सुनहरी क्रांति फल और बागवानी निरपक्ष डुट्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर जैसे पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र। ठीक है, यह पाइपलाइन गुजरात के हाजीरा से गुजरती है, मध्य प्रदेश के विजयपुर से गुजरती है और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती है। यानी कि यह पाइपलाइन गुजरात के हजीराबाग से होती हुई मध्य प्रदेश के विजयपुर से गुजरती है और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर ऐसे जाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर यूपी। लाभान्वित राज्य मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान को भी लाभान्वित करती है और शाखाओं के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली को प्राकृतिक गैस के रूप देती है। ठीक है, महत्व इस पाइपलाइन का निर्माण मुख्य रूप से उर्वरक संयंत्रों, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक उपयोग के लिए बुनियादी रीढ़ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के प्रमुख गैस पाइपलाइन। तो भारत के प्रमुख गैस पाइपलाइन में कौन कौन हो जाएंगे? तो अभी देखिए HVJ ये पाइपलाइन गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, ये 1750 किलोमीटर। जामनगर लोनी ये गुजरात, उत्तर प्रदेश है। जामनगर लोनी ये LPG पाइपलाइन है। तापी ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। TAPI तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया अंतर्राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित है। कोची मैंगलोर ये केरल, कर्नाटक, दक्षिण भारत की प्रमुख लाइन है। संचालन इस पाइपलाइन जो संचालन है वो कौन करता है? गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। कनेक्टिविटी पाइपलाइन दाहेज गुजरात टर्मिनल से भी जोड़ी गई
दहेज टर्मिनल से भी जहां आयातित एलएनजी तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाती है। विकास, अब इसका विस्तार अधिक राज्यों तक किया गया ताकि औद्योगिक गलियारों को स्वच्छ ईंधन मिल सके। ठीक है। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष कोर्ट रूम की स्थापना की है? पंजाब। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की त्वरित सुनवाई और समय का निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कोर्ट रूम का गठन किया है। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने निपटाने के लिए क्या किया है? अलग कोर्ट रूम का चुना है।